EAM यानी जयशंकर ब्लास्ट कनाडा, एस जयशंकर ने ट्रूडो को बुरी तरह धोया, कहा खालिस्तानी आतंकियों का गढ़ है कनाडा। अरे बाप रे बाप, तो ये तो बड़ी बात हो गई। अब तक तो ने इतनी बुरी तरह से नहीं बोला था, लेकिन अब अगर बोला है तो कुछ तो कारण होगा, ऐसी तो बोल नहीं दिया होगा। ट्रूडो में और जयशंकर जी में बहुत फ़र्क है। मैं तो एक सज्जन को देख रहा था, वो बड़े परेशान हैं आजकल। वो जो गैंग है, टुकड़े टुकड़े गैंग जो है, उसके टूल किट वाले जो पत्रकार हैं जिन्हें आजकल नौकरी से निकाल दिया गया, आजकल यूट्यूबर बने, तो बड़े परेशान थे। कहते हैं कि कनाडा आरोप लगा रहा है, प्रधानमंत्री आरोप का जवाब नहीं दे रहे हैं, प्रधानमंत्री को देना चाहिए। तो भाई प्रधानमंत्री को आरोप का जवाब देना चाहिए नहीं देना चाहिए, वो प्रधानमंत्री देखेंगे। आप क्यों इतना परेशान हो रहे हो? विदेश मंत्री भी नहीं कह रहे, उनको बड़ा दर्द है। ट्रूडो ने आरोप लगाया सदन में खड़े होकर, ना विदेश मंत्री जवाब दे रहे हैं, ना प्रधानमंत्री जवाब दे रहे हैं। अब दिक्कत कहाँ है? हमने ट्रूडो की औकात क्या कर दी? सेक्रेटरी के बराबर। लेकिन हमारे यहाँ के लोगों को उससे प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम है पता नहीं, हमको समझ में नहीं आया। नहीं देंगे हमारे हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी नहीं देंगे, ठीक है ना, और हमारे प्रधानमंत्री तो बिल्कुल ही नहीं देंगे। तो इतना दर्द क्यों है? खैर, बहुत सारी आज बातें कहीं, एक एक करके सारी बातों को लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि आज क्या क्या हुआ। Some serious charges recently, but I also see that from press reports that you have met while you were in Washington with National Security Advisor Sullivan, with our Secretary of State Blinken, and that this subject has come up. Can you give us any information about how this is or isn't affecting U.S.-India relations, where this whole matter stands now from your perspective? Okay. So let me start with Canada. Yes, the Canadian Prime Minister made some allegations, initially privately and then publicly. And our response to him, both in private and public, were that what he was alleging was not consistent with our policy. And that if his government had anything relevant and specific, they would like us to look into. We were open to looking at it. कहते हैं पहले प्राइवेटली और फिर पब्लिकली। ट्रूडो ने पहले प्राइवेटली आरोप लगाया था, प्रधानमंत्री जी को बोला आकर आपकी एजेंसीज ने ऐसा कर दिया है। उसके बाद पब्लिकली हमने कहा था ना, ट्रूडो की शक्ल ऐसी दिख रही है, प्रधानमंत्री ने 2-3 तमाचे लगा दिए, तमाचे लगा कर ही भेजा था। और जयशंकर जी भी बोल रहे हैं हमारी पॉलिसी से, इट इज़ नॉट इन कंसिस्टेंस विद आवर पॉलिसी, हमारी पॉलिसी से मेल नहीं खाता, आप कुछ भी बकवास कर रहे हो। यही बात उनको समझाई गई थी। खैर, फिर उसके बाद क्या बोले, यदि कोई सबूत है तो ले आइए, विचार करेंगे, हम देखेंगे। Now, that's where that conversation is at this point of time. But to understand that conversation, you have to also appreciate that this has been an issue of great friction for many years with Canada. In fact, going back to the 1980s. Then it became dormant. But in the last few years, it has come back very much into play because of what we consider to be a very permissive Canadian attitude towards terrorists, extremists, people who openly advocate violence. Consider to be a very permissive Canadian attitude towards terrorists, extremists, people who openly advocate violence. What we consider to be a very permissive Canadian attitude towards terrorists, extremists, people who openly advocate violence. कहते हैं बाकी सब तो ठीक है, लेकिन हमने बड़े क्लियरली कनाडा को बताया। इस सारे मुद्दे को समझने के लिए आपको 1980 के दशक में जाना पड़ेगा। उस समय इन्होंने वहाँ से अपने यहाँ से वायलेंस कराने का प्रयास किया था, फिर सब शांति हो गई, लेकिन अब दोबारा से शुरू हो गया। परमिसिव यानी कि कनाडा की सरकार की तरफ से जिसे हामी है कि हाँ तुम वायलेंस करो, आतंकवाद फैलाओ, ऐसा कनाडा की सरकार की तरफ से हामी है, मौन स्वीकृति है कहें तो। ये जयशंकर भारत के विदेश मंत्री विश्व पटल पर सबके सामने कह रहे हैं कनाडा को आज अच्छी तरह से नंगा कर दिया, बहुत बुरी तरह से। And they have been given operating space in Canada because of the compulsions of Canadian politics. और उनको बाकायदा वहाँ जगह दी गई है ऑपरेट करने के लिए, कनाडा की धरती पर जगह दी गई है आतंकवादियों को ऑपरेट करने के लिए, कनाडा की पॉलिटिक्स की वजह से। I don't think most Americans, for Americans, perhaps Canada looks very different. But it sort of it depends, from where the interest, where the shoe pitches. For us, it has certainly been a country where organized crime from India, mixed with trafficking in people, mixed with secessionism, violence, terrorism. It's a very toxic combination of issues that people who have found operating space there. अमेरिका में बोल रहे हैं, वाशिंगटन डीसी में कहते थे परहैप्स अमेरिका के लोगों को ऐसा लगता है, उनका एक पर्सपेक्टिव अलग है कनाडा के प्रति, वो कनाडा को एक अलग नज़रिए से देखते हैं, क्योंकि वो आपको सहूलियत है आपकी, क्योंकि आपको वो जूता काट नहीं रहा उस जगह से जहाँ से हमको काट रहा है, इसलिए आपको उसमें आराम है। और हमको कैसे काट रहा है कि कनाडा में
कनाडा की धरती पर इन लोगों को, जो एक टॉक्सिक कॉम्बिनेशन है इनका, क्राइम का, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का और इन तमाम सारी चीज़ों का, और इस डेडली कॉम्बिनेशन को कनाडा की धरती पर जगह दी जा रही है। कनाडा इसको फलने फूलने का इन्वायरमेंट दे रहा है। अब तक कनाडा के लिए भारत ने कभी भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कभी भी कहीं भी नहीं किया है, लेकिन अब जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है ये बड़ा भयंकर है। कनाडा ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वो इस तरह से मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल देगा कि उसको पलटकर इतना बुरा बैकलैश देखना पड़ेगा। जब प्रधानमंत्री मोदी से डांट खाई थी, आप लोगों को शायद मेरी बातों पे यकीन नहीं हो रहा हो, लेकिन आज नहीं तो कल ये बात निकल कर आएगी। जब प्रधानमंत्री मोदी से ट्रूडो ने बहुत बुरी तरह से डांट खाई थी, उसके बाद उनका चेहरा उतर गया था, तब उनको ये लगा था कि प्रधानमंत्री मोदी एकमात्र ऐसे हैं जो अक्खड़ हैं, इस देश में बाकी लोग तो डरपोक हैं, मैं डराऊंगा वो डर जाएंगे। लेकिन अफसोस ऐसा हुआ नहीं, उल्टा भारत खड़ा हो गया सीना तान कर। So a lot of our tensions with Canada, which well preceded what Mr. Trudeau said, actually come out of that. And today I'm actually in a situation where my diplomats are unsafe going to the embassy or to the consulates In Canada. in Canada. They are publicly intimidated, and that has actually compelled me to temporarily suspend even visa operations in Canada. So as I said, often countries look very different depending on how you see them and what your interests are. But I have this problem in Canada, and so your question, did I speak about it with Jake Sullivan and Tony Blinken? Yes, I did. तो कहते हैं कि प्रधानमंत्री ट्रूडो खुद इस बात को बढ़ावा देते हैं, और यही वो बात है जिसकी वजह से हम कंपेल हुए वीज़ा सस्पेंड करने के लिए। मुझे कंपेल होना पड़ा वीज़ा सस्पेंड करने के लिए, और मैंने वो वीज़ा सस्पेंड कर दिया। तो पर्सपेक्टिव का फ़र्क है कि आपके लिए कोई चीज़, कोई व्यक्ति अच्छा है, हमारे लिए कोई व्यक्ति बुरा है, और जो हमारे लिए बुरा है वो हमारे लिए बुरा है। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, उन्होंने जो सवाल पूछा था उस पर वापस आए कि क्या आपकी अमेरिका के विदेश मंत्री और फलाने से ठिकाने से बातचीत हुई। बोली हमारे सबसे बात हुई और हमने सबसे बात करी। बात अपनी कंडीशन पर होगी, आपकी कंडीशन पर नहीं होगी। क्लियर है? Let's put it this way. They obviously shared U.S. views and assessments on this whole situation, and I explained to them at some length. What I gave you was a summary of the concerns which I had. So I think hopefully we both came out of those meetings better informed. Thank you. तो पूछा गया कि क्या बातचीत हुई, तो उन्होंने बोला बात बताने से मना कर दिया। कहते एक समरी मैंने आपको दे दिया, अब समरी से आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा हमारे बीच में क्या बात हुई क्या नहीं हुई, और जो भी बात होगी हम सबके सामने लेकर आएंगे, पब्लिक के सामने आएगी बात। खैर, और भी बहुत कुछ कहा है, उसको भी सुने। हर मुद्दे पर आज खुलकर चर्चा करिए। So today, since you brought up the issue of minorities in India, look, what is the test really of fair and good governance, or of the balance of a society? It would be whether, in terms of the amenities, the benefits, the access, the rights, do you discriminate or not? And in every society in the world, at some point, there's been some discrimination on some basis. So if you look at India today, it's a society today where there's a tremendous change taking place, because people are the biggest change happening today in India is the creation of a social welfare system in a society which has less than $3,000 per capita income. Nobody's done that in the world before. Now, when you look at the benefits of that, you look at housing, you look at health, you look at food, you look at finance, you look at access, educational access, health access. There's no, I defy you to show me discrimination. I mean, in fact, the more digital we have become, the more in a way faceless the governance has become. Actually, it's become fair. But as I said, this is a globalized world. There will be people, you will have people gripe about it, and much of the griping is also political. Let me be very frank with you, because we've also had a culture of vote banks, and there are sections who had in their own eyes a certain privileged access, who today may resent the fact that they don't. It's a phenomenon with which you are not unfamiliar. I think these will be the turbulence of a democratic society. पूछना तो नहीं चाहिए था, लेकिन पत्रकार महोदय ने फिर भी सवाल पूछा भारत में माइनॉरिटीज़ को लेकर। आप कौन होते हो भारत की माइनॉरिटीज़ को लेकर, लेकिन सवाल पूछा। जयशंकर जी ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से जवाब दिया कि जहाँ तक माइनॉरिटीज़ का सवाल है, भारत में माइनॉरिटीज़ उतना ही फ़ायदा उठा रही हैं जितनी मेजॉरिटी उठा रही है। जो कुछ भी विकास कार्य होते हैं उसमें सबके काम होते हैं, कोई ऐसा नहीं है किसी एक के लिए सड़क बन रही दूसरे के लिए नहीं, सबके लिए बन रही, बिजली आ रही सबके लिए आ रही, पानी आ रहा सबके लिए आ रहा। ये मूलभूत सुविधाएँ जो सबको मिल रही है। कोई ऐसा
अलग से ऑपरेशन नहीं किया जा रहा जैसा चाइना में किया जाता है, ऐसा उन्होंने नहीं कहा, ऐसा मैं बता रहा हूँ। दूसरी बात उन्होंने जो कहा कि जहाँ तक इस बात का सवाल है कि अब तो और भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सरकार अब डिजिटल होती चली जा रही है, फेसलेस होती चली जा रही है, और इसलिए कहीं से कहीं तक डिस्क्रिमिनेशन का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन कुछ लोग हैं जो पॉलिटिक्स के लिए इस तरह की बातों को उठाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कल तक अपने आप को प्रिविलेज समझते थे, आज उनको वो प्रिविलेज नहीं मिल रही है, आज वो आम लाइन में खड़े हैं, इसलिए उनको बुरा लग रहा है। और इस प्रकार की पॉलिटिक्स से और इस प्रकार के ऐसे लोगों से आप फेमिलियर हैं, कोई अनोखी बात नहीं। कुल मिलाकर उन्होंने एक बहुत बड़ी जनसंख्या के ऊपर सीधा क्वेश्चन मार्क लगा दिया, जो खा तो फ्री का रहे हैं, इसके बाद भी गाली दे रहे हैं। उन्हीं लोगों की बात हो रही है कि जिनको सब कुछ मिल रहा है लेकिन इसके बाद भी रोना गाना है। युग रतन जी आइए, स्वागत है। नारायण शंकर जी नमस्ते। रामचंद्र जी कहते हैं हमिंग साउंड है, अब तो नहीं आ रहा होगा सर हमिंग साउंड। नवीन जी आइए, स्वागत है। ठीक है, तो चलिए अब और आगे देखें क्या क्या कनाडा की किस तरह से धोई है, जिसे कहते हैं ना भूत भगा दिया कनाडा का, वो किस तरह से भगाया, जरा उसको भी देखें। It has come back very much into play because of what we consider to be a very permissive Canadian attitude towards terrorists, extremists, people who openly advocate violence. And they have been given operating space in Canada because of the compulsions of Canadian politics. I don't think most Americans, for Americans, perhaps Canada looks very different. But परमिसिव एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, जो वायलेंस, एक्सट्रीमिज्म और वायलेंस को बढ़ावा देती है। कनाडा के ऊपर एकदम सीधा हमला, और कनाडा को शुद्ध रूप से एक ब्रीडिंग ग्राउंड बता दिया टेररिज्म का, टेररिस्ट का। अमेरिका ने भी यही किया था। अगर आप थोड़ा पीछे जाएंगे तो आपको अमेरिका की हरकतें बिल्कुल इससे मिलती जुलती मिल जाएगी। हम प्रयास करेंगे अभी आपको दिखाने का, मिल गया तो ज़रूर दिखाएंगे। तो जो आज कनाडा जो कर रहा है, कल संभवतः शायद अमेरिका ने भी ऐसे ही किया था या किया रहा होगा। कोई इसमें अलग नहीं है। अमेरिका और कनाडा ऑलमोस्ट एक जैसे ही हैं। तो अगर आप दोनों की स्थिति को देखेंगे तो आप पाएंगे कि स्ट्रैटेजी दोनों की एक है। एक क्या है, बल्कि लगता ही नहीं है कि उनकी स्ट्रैटेजी देख के कि अलग देश भी हैं। बिल्कुल वही जैसे कहते हैं ना चाल चरित्र चेहरा, जो अमेरिका कर रहा है वही कनाडा भी करता है, आज कर रहा है, जो अमेरिका कर चुका है पहले। और बड़ी हैरानी होती देखकर, ये लोग बात करते हैं तमाम सारी दुनिया भर की, लेकिन ये वही लोग हैं जिन्होंने एक ज़माने में ओसामा बिन लादेन को एक कंस्ट्रक्शन इंजीनियर बताया था, और उसको भी इसी तरह से आगे बढ़ाया था। कंस्ट्रक्शन इंजीनियर साहब, वो तो फलाना ठिकाना, जैसे अपने हेडमास्टर का बेटा होता ना। अमेरिका ने बाकायदा अपने जो उसकी जो पब्लिश आर्टिकल्स जो उनके पब्लिश होते थे, उसमें बाकायदा ओसामा बिन लादेन को एक बड़ा सीधा सादा सा कॉन्ट्रैक्टर बता दिया था। सिविल कॉन्ट्रैक्टर है साहब वो तो। जो लोग आतंकवादियों को सिविल कॉन्ट्रैक्टर बताने की बात हिम्मत रखते हैं, उनसे आप क्या उम्मीद करोगे, और वो आपकी क्या बात करेंगे। सो इट इज़ रियली शेमफुल ऑन देयर पार्ट। जो कल अमेरिका अपने यहाँ कर रहा था, आज वो कनाडा कर रहा है। कभी कहता प्लम्बर है, कभी कहता कुछ है, लेकिन रियलिटी सबको मालूम है कि जिस प्रकार से ओसामा बिन लादेन आतंकवादी था, उस तरह ये भी आतंकवादी हैं। उस समय अमेरिका ने उस आतंकवादी का साथ दिया था, आज कनाडा इन आतंकवादियों का साथ दे रहा है। दुनिया को दिख रहा है, छुपा कुछ भी नहीं है। चलिए, फिर भी कोई इनके खिलाफ बोलेगा थोड़ी। Yes, for us, it has certainly been a country where organized crime from India, mixed with trafficking in people, mixed with secessionism, violence, terrorism. It's a very toxic combination of issues and people who have found operating space there. So a lot of our tensions with Canada, which well preceded what Mr. Trudeau said, actually come out of that. And today I'm actually in a situation where my diplomats are unsafe going to the embassy or to the consulates In Canada. in Canada. They are publicly intimidated, and that has actually compelled me to temporarily suspend even visa operations in Canada. So as I said, often countries look very different depending on how you see them and what your interests are. But I have this problem in Canada, and तो कहते हैं कनाडा में आतंकवाद इस कदर है कि हमारे डिप्लोमेट्स भी सेफ नहीं है अपने ऑफिस जाने के लिए भी। वो ऑफिस जाने में भी सेफ्टी महसूस नहीं करते। उनको इंटिमिडेट किया जाता है, उनके ऊपर हमला किया जाता है, उनको उकसाया जाता है, और ये सब कुछ हो रहा है कनाडा में। जो इंटरव्यू
ले रहे थे इंटरव्यू और वो भी एकदम से हैरान हो गए, ये कैसे हो गया। तो उन्होंने दोबारा पूछा और उन्होंने दोबारा जवाब दिया, बोले बिल्कुल कनाडा में ये हो रहा है और इसमें कोई दो राय नहीं है। कईयों बार हमने देखा किस प्रकार से हमारे राजनयिकों को घेरने का खालिस्तानी आतंकवादियों ने प्रयास किया और सब कुछ कनाडा में हो रहा है। कनाडा ने कभी सपने में नहीं सोचा होगा कि उसकी जो हरकतें हैं वो पब्लिकली सामने आएंगी और इस तरह से आएंगी कि एक देश बिल्कुल सामने खड़ा हो जाएगा। और कम से कम भारत ने कनाडा को आईना तो दिखाया है, बहुत बुरी तरह से दिखाया है। खैर अभी तो कनाडा की और लंका लगना बाकी है। Today, I am actually in a situation where my diplomats are unsafe going to the embassy or to the consulates In Canada. in Canada. They are publicly intimidated, and that has actually compelled me to temporarily suspend even visa operations in Canada. So as I said, often countries look very different depending on how you see them and what your interests are. But I have this problem in Canada, and so your question, did I speak about it with Jake Sullivan and Tony Blinken? Yes, I did. Yeah? No. Let's put it this way. They obviously shared. सबसे मज़े की बात यह है कि जयशंकर जी ने सारी बातें कही कि कनाडा आतंकवादियों को पाल रहा है, कनाडा आतंकवादियों की ब्रीडिंग ग्राउंड बना, हमारे जो राजनयिक हैं उनको उकसाया जाता है, उनकी जान खतरे में, उनके नाम के उनके मर्डर के कॉल दिए जाते हैं। ये सब कुछ जयशंकर जी ने एक प्रेस ब्रीफिंग में या एक इंटरव्यू में तो कह दिया, लेकिन अभी तक कनाडा से इस बारे में कुछ नहीं कहा। आप देखिए कितना बुरा हाल है। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं और जवाब हमारे यहाँ से सेक्रेटरी दे रहा है। आरोप उनके ऊपर लग रहे हैं कि उनकी पूरी जो कोकीन के नशे में वो धुत थे, उनका पीएमओ जवाब दे रहा नहीं, कोकीन के नशे में धुत नहीं थे। पहली बार कनाडा को इतना बुरा फंसा होगा। अब तक ये लोग अपने आप को समझते हैं हम बहुत स्मार्ट हैं, हम लेफ्ट विंगर हैं, हम बहुत स्मार्ट हैं, हम दुनिया को अपने हिसाब से घुमाते हैं। पर पहली बार भारत ने ऐसी एक कहना चाहिए स्ट्रैटेजी अपनाई है जिसके आगे बेचारे ये घुटनों पर है। इनका हाल बिल्कुल विपक्ष जैसा कर दिया कनाडा का। उसको समझ में नहीं आ रहा करे तो करे क्या। वो वहाँ से जवाब कुछ बोलता है, वो सोचता है भारत के प्रधानमंत्री यहाँ से जवाब देंगे, प्रधानमंत्री कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, विदेश मंत्री कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। कमाल है, बेचारा बहुत बुरी हालत हो गई, बहुत ही बुरी। Since the 50s, actually, there's been a very systematic mutual cultivation. It's not just us thinking about Soviet Union, now Russia. It's also the Russians thinking about India with the same principle and the same logic. रशिया को लेकर सवाल पूछा गया था कि भारत के और रशिया के संबंध बड़े अच्छे हैं। उस पर जवाब और खुलकर बोले, क्या बोले जरा सुनिए। In mind. Now that actually is such a powerful logic, at least in our part of the world, that if you consider international relations over the last 70 years, the US-Russian relations, the China-Russia relations, the US-China relations, Europe, pretty much every big relationship in the last 70 years has seen a great deal of volatility. You had sharp ups and downs. The India-Russia is very exceptional. It's been very steady. It may not be spectacular, so it may have stabilized at a certain level, but it has not seen that kind of ups and downs which your relations with Russia or China's relations with Russia or Europe's relationship with Russia has seen through, and that's in itself a state. Now, if one looks at the world today, Russia today, I think as a consequence of what is going on in Ukraine, it seems to me clear, and I assume it seems to them clear, that in many ways Russia's relationship with the West has broken down. And in that case, it's logical that Russia focuses more on the Asian side of Russia, though historically Russia has always seen itself as a European power. So you are actually seeing a reinvention of Russia as a consequence of what is happening in Ukraine. And you can see much of that will naturally focus on China because that's the first and the largest country and economy that Russia encounters when it wheels around and looks at Asia. But then again, India will and has come into calculations as well. So I would predict actually a Russia which would consciously focus on the non-Western world, away from Europe, away from the United States. Look much more at Asia, look possibly at other regions as well, but Asia is economically the most active. So I guess that's what you could say. तो रशिया को लेकर कह रहे हैं कि रशिया से आप लोगों के संबंध जो है उतार चढ़ाव वाले रहे, दुनिया के संबंध
चाहे वो अमेरिका के रशिया के संबंध हो, चाहे चीन रशिया के संबंध हो, किसी के भी हो, बड़े उतार चढ़ाव वाले रहे। हमारा रिलेशन कोई बहुत ज़्यादा स्पेक्टेकुलर यानी कोई बहुत अनोखा और कुछ बहुत धूम धड़ाके वाला नहीं रहा, लेकिन हमारा स्टडी रहा है और कंटिन्यूस रहा है। अब बदलाव हो गया, रिलेशन जो हैं यूरोप से रशिया के ख़राब हुए, और ऐसी कंडीशन में वो ईस्ट की तरफ यानी जो है एशिया की तरफ देख रहा है। और ऐसे में बट ऑब्वियस है कि वो चाइना सबसे बड़ी कंट्री उसकी तरफ भी देखेगा, और भारत ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन में आएगा, बीइंग द सेकंड लार्जेस्ट कंट्री। और ऐसी कंडीशन में कुछ नई चीज़ें और देखेगा, और हम तो यही चाहते हैं कि रशिया एशिया की तरफ ज़्यादा देखे। अब ज़रा समझिए, इसमें एक चीज़ और भी, उन्होंने एक चीज़ बोली, हिस्टोरिकली रशिया अपने आप को यूरोप से कनेक्ट मानता था, अपने आप को यूरोपियन कंट्री मानता था। रशिया यूरोप से बहुत प्रभावित रहा है, और यूरोप के ही जो कहा जाए रंग ढंग में रशिया रहा है, एशिया से इफेक्टेड थोड़ा कम रहा है। तो ऐसी कंडीशन में बट ऑब्वियस है कि आप उसको जो डिफरेंस जो आ रहा है, कल्चर का भी डिफरेंस आएगा ना, भारत के कल्चर से इन्फ्लुएंस होना या चीन के कल्चर से इन्फ्लुएंस होना, यानी एशिया के कल्चर से इन्फ्लुएंस होना और वहाँ किसी का इन्फ्लुएंस होना, बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो कहते हैं रशिया अपने आप को री इन्वेंट करेगा अब इस फेज़ में। इसमें कोई दो राय नहीं कि रशिया, ना सिर्फ रशिया री इन्वेंट करेगा, रशियन लोग भी अपने आप को री इन्वेंट करेंगे, क्योंकि उनको भी अब सोचना पड़ेगा कि उनको उस तरफ तो जाना है नहीं, इस तरफ आना, तो उनको देखना पड़ेगा। तो अच्छा ही है, कल्चरली भी बेटर रहेगा और हर लिहाज से बेटर रहेगा। लेकिन इंडिया रशिया की दोस्ती जैसी है वैसी रहेगी, और विश्व पटल पर भारत अब खुलकर बोल रहा है इस बात को। शुरुआत में उन्होंने बड़ी ब्लैकमेलिंग करी थी यूक्रेन में। सारा झगड़ा जो आप देख रहे हो ना, भारत के ऊपर प्रेशर बनाने का जो प्रयास है, वो सिर्फ इसी वजह से है, और सफल कोई नहीं हो रहा है इसमें, लेकिन फिर भी लगे हैं। नवीन जी कहते हैं ड्रग्ड एंड डिप्रेस्ड कंट्री वांट्स टू लेक्चर भारत। सर इतना बुरा हाल है कि हम कुछ ना ही कहें तो बेहतर है। मतलब अब क्या कहें, पूरा काम तो इनका सारे 2 नंबर के धंधे हैं। कनाडा में बहुत बुरा हाल है ना, अपने लोगों को दवाई दे नहीं पाते, इनके लोग मर जाते हैं, इनके मेडिकल फैसिलिटीज़ की हालत देख लीजिए, बहुत ख़राब है। लेकिन इसके बावजूद घमंड है कि जाता नहीं। आप एक बात देखिए, आपको छींक भी आए ना भारत में, रात के 2 बजे भी आप किसी डॉक्टर को दिखा सकते हो, और 24 घंटे इमरजेंसी सरकारी भी खुली रहती है। आपका मन करे आप सरकारी में जाइए, अन्यथा प्राइवेट में दिखा लीजिए। ये भारत के अंदर है। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप ऐसा कहीं और करके दिखा दीजिए। इमरजेंसी होगी तो आपको ले लेंगे, बिना इमरजेंसी कोई नहीं लेगा। पर यहाँ तो बिना इमरजेंसी के भी आप रात में भी जा सकते हो, दिन में भी जा सकते हो, सब जगह जा सकते हो, सारे हॉस्पिटल खुले होंगे। बहुत फ़र्क है सर, बहुत फ़र्क है। और यहाँ तो डॉक्टर से व्यक्तिगत संबंध होते हैं ज़्यादातर लोगों के, और वही डॉक्टर सक्सेसफुल होता है जिसके व्यक्तिगत संबंध है। वो सक्सेसफुल भी नहीं होता जो प्रोफेशनली चलता है, उसे कोई नहीं पसंद करता है। अगर हमारा रात को फ़ोन नहीं उठाया तो ऐसे डॉक्टर को नहीं दिखाना हमको, आदमी सीधे कह देता है। तो बहुत फ़र्क है। बट एनीवेज, जयशंकर जी ने आज और भी बात कही है, और यूनाइटेड नेशन को लेकर ऐसा आईना दिखाया है कि आनंद आएगा आपको देखकर। It's very clear today that if we are serious about climate action, if you are looking to sustain, to ensure that sustainable development goals are well resourced, then somewhere we have to find the financial muscle for that. Now, for us still, it is the international financial institutions, the bank, the World Bank, and the fund, which will be at the core of that effort. So, a lot of what we are seeking to do is to improve and, I would say, refresh institutions, make them more fit for purpose, and that even applies to the United Nations. We do believe today that a United Nations where the most populous country is not in the Security Council, when the 5th largest economy is not there, when a continent of 50 plus countries is not there, that United Nations obviously lacks credibility and to a large degree effectiveness as well. So the whole, when we approach the world, it's not with a sort of pull down the pillars kind of approach. It is very much what can we do to make it better, fitter, efficient, purposeful. That's the kind of mindset we bring to bear. Well, I have to say, I find my... तो कुल मिलाकर कहते हैं कि एक ऐसी आबादी जो विश्व की सबसे बड़ी आबादी है, यदि वही आपका परमानेंट मेंबर नहीं है, यदि 50 से ज़्यादा देश ऐसे हैं, एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें 50 से ज़्यादा देश हैं, उनका भी प्रतिनिधित्व नहीं है, तो ऐसे में न सिर्फ क्रेडिटेबिलिटी पर सवाल उठता है, बल्कि एक इफ़ेक्टिवनेस, यानी उसकी जो कार्यकुशलता है, नॉट कार्यकुशलता, इफ़ेक्टिवनेस पे भी, उसकी इफ़ेक्टिवनेस भी नहीं रह जाती। तो बिल्कुल सही बात है, और यही बात प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले कही थी जब 14 में आए थे।
तब उन्होंने कहा था यूएन के मंच से, यूएन अप्रासंगिक हो जाएगा, और भारत लगातार दबाव बना रहा है परमानेंट सीट का, चाइना उसमें अड़ंगा डालता है। अब देखते हैं क्या होता है, लेकिन खुलकर अब बोलना शुरू कर दिया कि यूएन की कोई इफेक्टिवनेस तो नहीं है, और वाकई में देखा जाए तो नहीं है। जो दादागिरी अमेरिका कर लेता है वो कर लेता है, यूएन के नाम पर कर रहा है दादागिरी, कितने दिन करेगा वो वक्त बताएगा। खैर, तो भारत इतनी दमदारी के साथ कनाडा को भी आईना दिखा रहा है, यूएन को भी आईना दिखा रहा है, सबको दिखा रहा है, किस दम पर दिखा रहा है उसको देखिए। I mean, you also touched on the energy side. You touched on the fact that you have 9 million expats in the Gulf. There's also the proximity, the historical connections out there. But we have to understand today that as India becomes a larger consumer, a bigger economy, our salience in Gulf, in the Middle East countries' calculations, especially the Gulf economies, is that much higher. For many countries, I think we are the largest trade partner of the UAE, and we would be among probably the top 3 of the Saudis. And it isn't just the volume of trade. We discovered during COVID, they discovered during COVID, that the Gulf is actually dependent on the daily food consumption for what comes out of India. So the economies have really got very, very deeply meshed. And today the Gulf itself is in transition. If you talk to the leadership in Gulf, they are talking renewables, they're talking green hydrogen, and a lot of them are very enthusiastic in terms of digital progress. So we are finding new areas of intersection with them. If you look at Indian businesses, we are today far more entrenched in the Middle East than we've been for a long time. That's right. तो क्यों इतना हम दुनिया को जवाब दे ले रहे हैं, इतना दुनिया पर राज कर रहे हैं? उसका कारण है बिज़नेस। जो बिज़नेस हम कर रहे हैं गल्फ़ कंट्रीज़ के साथ में, यूएई के सबसे लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर हैं, और साथ ही साथ भारत जो फूड कंजम्पशन वो जो कर रहे हैं वो भारत से जाता है, और भारत का जो प्रभुत्व जो बिज़नेस में बढ़ रहा है उसको लेकर, इसलिए आपको किसी की आज आवश्यकता नहीं है ना। लगभग पूरी दुनिया में आप काम कर रहे हो, अमेरिका में, यूरोप में, सब जगह काम करने का आपका इरादा और आगे और बढ़कर है। तो जब पैसा जेब में होता है ना सर, तब लोग सुनते हैं, वरना कोई सुनता नहीं है। ये जो आप देख रहे हैं ना, पूरी ताकत आपके पैसे की ताकत है। अगर आपने पैसा नहीं दिया होता इस देश को तो ये देश आगे नहीं बढ़ता, ये वहीं का वहीं रह जाता है ना। क्लियर है ना? इमरजेंसी में भी कोई नहीं देखता सर, हेमंत जी कहते हैं। अच्छा जी, उससे ऊपर सुनील पटेल जी कहते हैं सर इमरजेंसी में भी नहीं। मैंने इस बात को पहले भी कहा, लेकिन उस समय कुछ लोगों ने ऐसा कहा नहीं सर हमारे यहाँ तो बहुत अच्छी सुविधाएं। तो प्रॉब्ली शायद यूनाइटेड स्टेट्स में स्टेट टू स्टेट डिफर कर जाता है, प्रॉब्ली, बिकॉज मैंने कई जगह सुना है बहुत बुरा हाल है लोगों का, हाथ कट जाता है बहुत बुरी तरह से। तो एक सज्जन ने मुझे बताया था कि उनको कुछ भी नहीं था, उनको बर्फ़ में हाथ डालकर छोड़ दिया पूरी रात भर, बोले इसमें डाले रहो, सुबह होगा जो होगा। भारत में ऐसा नहीं होता। छोटे से छोटे सरकारी हॉस्पिटल में आपको तुरंत वो टाँके लगाएंगे, आपका हाथ को ड्रेसिंग करेंगे और आपको घर भेज देंगे, एडमिट नहीं करेंगे। वहाँ पर उन्होंने लिया, एम्बुलेंस आई लेके गई और बर्फ़ में हाथ डलवा दिया रात भर के लिए। सो दैट मेक्स नो सेंस, है ना। तो इस इलाज को इस अटेंड करने को हम अटेंड करना नहीं कहते अनटिल अनलेस इलाज शुरू हो। मेरे ख्याल से शायद इलाज शुरू करने में शायद हमारे यहाँ प्रॉब्ली शायद हम बेहतर हैं, है ना। बाकी स्टेट टू स्टेट डिफर करता होगा शायद। जय भवानी, जय शिवाजी जी, धन्यवाद भैया। तो प्रॉब्ली स्टेट टू स्टेट डिफर करता है। भारत में भी प्रॉब्ली जगह जगह से बहुत फ़र्क पड़ता है। कई सारी जगह हैं जहाँ मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी मानी जाती है ना, और कई सारी लेकिन वहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि फैसिलिटीज़ नहीं अच्छी होती। जैसे नॉट टू ऑफेंड एनीबडी, कि जब मैं मुंबई गया तो मैंने मुंबई में एक कल्चर देखा, और वहाँ पे लाइन वाला कल्चर है। लाइन वाला कल्चर बड़ा अच्छा है, कोई किसी में ये नहीं करता। लेकिन वहाँ प्रॉब्लम क्या है, एक दूसरी प्रॉब्लम है कि आपको अगर अर्जेंसी है तो भी वही लाइन है, वो कोई आपके लिए अलग से नहीं है। तो ये नॉर्थ में अगर आप आएंगे तो यहाँ पर लाइन का कल्चर है, लेकिन उतना नहीं है, मतलब ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर आपको इमरजेंसी या अर्जेंसी है तो उसका फ़ायदा आपको मिलता है, तुरंत आपको देखा जाता है। तो ये दोनों चीज़ों में फ़र्क है। देखिए हर चीज़ का फ़ायदा और नुकसान होता है, प्रोज एंड कॉन्स हर चीज़ के होते हैं। पर मुझे नहीं लगता कि, शायद इक्विपमेंट्स हो सकता है शायद हमारे पास कम हो, डॉक्टर्स हमारे पास ज़्यादा हैं, और आने वाले समय में 10 साल बाद बहुत ज़्यादा होंगे। हर जगह डॉक्टर मिलेंगे आपको इंजीनियर की तरह से, ठीक है ना। तो एक्सपोर्ट करने के लिए भी तैयार रहिएगा, ठीक है। चलिए, तो न्यूज़ की हम बात कर रहे थे।